Power system analysis, online lecture number 27, unsymmetrical faults, chapter number 12. इस चैप्टर को ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था। आज हम प्रोसीड करेंगे इसी को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक शॉर्ट पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का, उसको हम देखेंगे। उसको हमने फिर रिलेट करना है आगे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट्स, जो कि मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का। The faults to be discussed in succeeding sections may involve impedance ZF between lines and from one or two lines to ground. प्रीवियस लेक्चर के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 लाइंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसकी फिगर भी है, लेकिन हम नेक्स्ट पे मूव नहीं कर सकते अभी, इस वजह से। दिस इज़ फेज़ ए, फेज़ बी और फेज़ सी है। यहाँ पे हाइपोथेटिकल स्टब्स बनाए गए थे ताकि हम फॉल्ट को 3 फेज सिस्टम के ऊपर रिप्रेजेंट कर सके, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स को। तो ये कहते हैं कि जब फॉल्ट आ जाती है, फॉर एग्जांपल सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, तो ये या तो डायरेक्टली ग्राउंड के साथ आ जाती है इस फॉर्म के अंदर, जहाँ पे ZF जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। या फिर इस तरह होता बहुत कम है कि ZF ज़ीरो हो रियल केसेस के अंदर, यानी जब ZF इन्वॉल्व हो तो उसको हम इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ये ग्राउंडेड है थ्रू ZF, हियर इज ZF, यानी इम्पीडेंस जो फॉल्ट के दौरान आ जाती है। सो जब ZF ज़ीरो है इस फॉर्म के अंदर, व्हेन इफ ZF इज इक्वल टू ज़ीरो, वी हैव अ डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट विच इज़ कॉल्ड अ बोल्टेड फॉल्ट। ठीक है, इस टर्म को आप याद रखें। बोल्टेड फॉल्ट कौन सा है? जिसके अंदर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कंडीशन में कोई इम्पीडेंस बीच में नहीं आती, बल्कि डायरेक्ट लाइन जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्शन बन जाती है विदाउट एनी इम्पीडेंस। यानी जब ZF ज़ीरो हो तो फॉल्ट को हम बोल्टेड फॉल्ट कहेंगे। Although such direct short circuits result in the highest value of fault current and are therefore the most conservative values to use when determining the effects of anticipated faults, although the fault impedance is seldom zero। यानी कि इस केस के अंदर सबसे जो हाईएस्ट फॉल्ट करंट है वो इस केस के अंदर फ्लो करेगी जब कोई इम्पिडेंस ना हो, ZF जब ज़ीरो हो, यानी बोल्टेड फॉल्ट हो। इसके अंदर जो है हाईएस्ट फॉल्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हाईएस्ट होगा। और इस वजह से द मोस्ट कंजर्वेटिव वैल्यूज़ टू यूज़, यानी जब हम सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन करते हैं या फॉल्ट की स्टडी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम इस करंट को ले रहे होते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम है, जो कि ज़्यादा सेवेयर है, जिसको यानी इससे सेवेयर कंडीशन नहीं आ सकती, इस वजह से इसी के वैल्यू को यूज़ किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, सिल्डम जो है ज़ीरो होता है ZF। मोस्ट फॉल्ट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ इंसुलेटर फ्लैश ओवर्स। इंसुलेटर जो है वो जल जाते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांजिएंट्स वेयर द एम्पिडेंस between the line and ground depends on the resistance of the arc, यानी आर्क जो क्रिएट होती है उसकी रेजिस्टेंस क्या है उस पर डिपेंड करता है। ऑफ द टावर इटसेल्फ, टावर की रेजिस्टेंस क्या है। एंड ऑफ द टावर फुटिंग इफ ग्राउंड वायर्स आर नॉट यूज, यानी टावर की जो फुटिंग होती है जो कंक्रीट या सीमेंट के अंदर या ज़मीन के अंदर इसी तरह उसको इसको खोदा जाता है, उसको इरेक्ट किया जाता है। अगर ग्राउंड वायर यूज़ नहीं है किसी टावर के साथ, अगर ग्राउंड वायर यूज़ है तो अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी तकरीबन ज़ीरो हो जाती है। टावर फुटिंग रेजिस्टेंस form the major part of the resistance between line and ground and depend on the soil conditions। सॉइल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल टावर की जो फुटिंग है वो कंक्रीट की बनी हुई है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, वेट स्वेम्पी ग्राउंड है या ड्राई ग्राउंड है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंसीडर होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई अर्थ इज 10 to 100 times द रेजिस्टेंस ऑफ स्वेम्पी ग्राउंड, यानी दलदल या कीचड़ के मुकाबले में 10 to 100 times उसकी रेजिस्टेंस ड्राई अर्थ की ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है। Connections of the hypothetical stubs
for faults through impedance ZF are shown in figure 12.4. नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये फिगर है हाइपोथेटिकल स्टब से हम कैसे तीनों किस्म के फॉल्ट्स को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये इसको के अंदर शो किया गया है. दिस इज फिगर 12.4 connection diagrams of the hypothetical stubs for various faults through impedance. The first case is केस ए 3 फेज फॉल्ट. हमारे पास 3 फेजेस हैं, फेज ए, फेज बी एंड फेज सी. एवरी फेज हैव देयर ओन हाइपोथेटिकल स्टब. तो यू कैन सी हमने इसको तीनों लाइंस को शॉर्ट किया हुआ है. ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर ये भी शॉर्टेड है, ये भी शॉर्टेड है और ये भी शॉर्टेड है और तीनों का इक्वल यहाँ पे ZF है. यानी इम्पीडेंस जो फॉल्ट इम्पीडेंस है तीनों लाइंस की वो तीनों लाइन के अंदर ही है. 3 फेज फॉल्ट जो रेयर केस है, यानी बहुत कम ही ऐसा होता है, ये सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर आ जाता है कि तीनों फेजेस के ऊपर एक जैसी फॉल्ट आ जाए और जो फॉल्ट इम्पीडेंस है वो भी इक्वल हो. फिर केस बी के अंदर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. यू कैन सी हेयर फेज ए के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि ये स्टब फेज ए के ऊपर है, इसको ग्राउंड किया गया है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट रियलाइजेशन के लिए और यहाँ पे ZF अप्लाई किया गया है, यानी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट थ्रू इन इम्पीडेंस. केस सी के अंदर वही फिगर 12.4 है. सी के अंदर लाइन टू लाइन फॉल्ट. अगेन यहाँ पे लाइन बी और लाइन सी को शॉर्ट किया गया है थ्रू एन इम्पीडेंस ZF. कोई ग्राउंड इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है. केस डी के अंदर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है. लाइन बी और लाइन सी को शॉर्ट किया गया है आपस में. ठीक है, इनका जो कॉमन पॉइंट है इससे पहले कोई इम्पीडेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब ये ग्राउंड के अंदर चली जाती है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है चूँकि, तो यहाँ पे इम्पीडेंस आ जाती है ग्राउंड के और इन दोनों लाइंस के कॉमन पॉइंट के दरमियान फॉर रियलाइजेशन ऑफ डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. A balanced system remains symmetrical after the occurrence of a three-phase fault. जिस तरह केस ए के अंदर मैंने आपको बताया ये तीनों फेजेस के ऊपर एक जैसी फॉल्ट आ गई है और उसकी जो फॉल्ट इम्पीडेंस है वो भी इक्वल है, तो उस केस के अंदर ये बात है कि बैलेंस्ड सिस्टम रिमेन्स सिमेट्रिकल after the occurrence of a three-phase fault having the same impedance between each line and a common point. ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो. उस केस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव करंट फ्लो करेगी क्योंकि बैलेंस सिस्टम के अंदर ऑलवेज एग्जिस्ट पॉजिटिव सीक्वेंस. देयर इज नो सिम्टम्स ऑफ जीरो सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स. With the fault impedance ZF equal in all phases is shown in figure 12.4a, we simply add impedance ZF to the usual positive sequence Thevenin circuit, equivalent circuit of the system at the fault bus K. ठीक है, वो जो हमने रिलेशन पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के दौरान के पॉजिटिव सीक्वेंस के अंदर हम वहाँ वोल्टेज सोर्स कंसीडर करते थे, नेगेटिव जीरो सीक्वेंस के अंदर उसको नहीं लेते थे. तो उसके अंदर हम जब इम्पीडेंस ऐड करेंगे यहाँ पे ZF, क्योंकि तीनों फेजेस का एक जैसा है इस वजह से हम उनको ऐड कर लेते हैं. एंड कैलकुलेट द फॉल्ट करंट फ्रॉम द इक्वेशन. अब इससे अगर IFA(1) निकालेंगे तो IFA(1) इज इक्वल टू VF डिवाइड बाई ZK. ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है बस K के ऊपर और ये फॉल्ट इम्पीडेंस आ गई तीनों फेजेस की. फॉर ईच ऑफ द अदर फॉल्ट्स शोन इन फिगर 12.4, formal derivations of the equations for the symmetrical component currents IFA of 0 यानी zero sequence, IFA of 1 positive sequence and IFA of 2 negative sequence current are provided in the sections which follow. In each case the fault point is designated is बस K, यानी बस K के ऊपर पॉइंट P का मतलब है कि यहाँ पे हम फॉल्ट अप्लाई कर रहे हैं. The single line to ground fault, the most common type, यानी 70 to 80% यही फॉल्ट आ जाता है प्रैक्टिकल सिस्टम्स के ऊपर, is caused by lightning or by conductors making contact with grounded structures. For a single line to ground fault, a
थ्रू एम्पिडेंस ZF, यानी इस फिगर के अंदर देखिए वही फिगर 12.4 वाला यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है। द hypothetical stubs on the three lines are connected is shown in figure 12.7। तो ये 12.7 फिगर है, इसके अंदर हाइपोथेटिकल स्टब को कैसे कनेक्ट किया गया है वो शो किया गया है। Where phase A is the one on which the fault occurs. The relations to be developed for this type of fault will apply only when the fault is on phase A, but this should cause no difficulty since the phases are labeled arbitrarily and any phase can be designated as phase A। यानी इन तीनों के ऊपर हम किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं जिसको हम phase A का नाम दे रहे हैं, क्योंकि नेम्स हम नहीं दिए हैं, arbitrary हैं, तो इसलिए इन तीनों के का इक्वल ही होगा। फॉर एग्जांपल बी के ऊपर मैं अगर मैं इस तरह की कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ, ये ग्राउंड कर देता हूँ थ्रू एन एम्पिडेंस, या सी को मैं ग्राउंड कर देता हूँ थ्रू एन एम्पिडेंस, तो इफेक्ट सेम ही रहेगा। लेकिन चूंकि हम एनालिसिस पर्पज़ के लिए, सिंप्लीफिकेशन पर्पज़ के लिए ए को ले रहे हैं, इस वजह से ए को ही कंसिडर कर रहे हैं। द कंडीशंस एट द फॉल्ट बस के आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो फेज ए के ऊपर जब करंट फॉल्ट आ जाती है तो करंट सिर्फ वहाँ पे फ्लो करेगी, उसका हाई मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे बी और सी के अंदर जो फ्लोइंग आउट करंट थी बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर थ्रू दी स्टब्स, यानी बी का स्टब ये है, सी का ये है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो आउट कर रही थी यहाँ पे आई एफ बी आई एफ सी, तो ये ज़ीरो हो जाएगी इन केस ऑफ फॉल्ट ऑन फेज ए। और फेज ए का जो वोल्टेज का इक्वेशन बनेगा, आई एफ ए चूँकि फ्लो करेगी तो उसकी वजह से वी के ऑफ ए प्रोड्यूस होगी, जेड ऑफ एफ उसके अंदर अगर इन्वॉल्व है। दिस इज़ फिगर 12.7। पिछली स्लाइड पे जो मैंने उसको मिनिमाइज फॉर्म में शो किया था, क्योंकि वो उस टेक्स्ट के साथ रिलेटेड था। कनेक्शन डायग्राम ऑफ द हाइपोथेटिकल स्टब्स फॉर अ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, द फॉल्ट पॉइंट इज कॉल्ड के। दिस इज कॉल्ड बस के, यानी बस के ऊपर दिस इज पी पॉइंट के ऊपर फॉल्ट आई हुई है और जेड एफ के थ्रू ये ग्राउंडेड है लाइन ए। तो यहाँ पे बी और सी के अंदर करंट ज़ीरो है और ए का रिलेशन इस तरह बनेगा, पिछले स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया। विद आई एफ बी इज इक्वल टू आई एफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों ज़ीरो है। द सिमेट्रिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्टब करंट्स आर गिवन बाई। अब हमने क्या करना है, आई एफ ए को हमने जो करंट है उसको तीनों सीक्वेंस की इक्वल हमने लेना है। जिस तरह आई एफ जिस तरह हम कंपोनेंट के अंदर डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज आई एफ ए, अगर मैं कंपोनेंट के अंदर इसको लिखूं तो ये तीनों का सम होगा। आई एफ ए ऑफ 0, here is 0, plus आई एफ बी of 1 and plus IFC of 2, तीनों का सम होगा। तो हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में जब लिखेंगे तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को हम जिस तरह लिखते होते थे, यू कैन सी दिस इज़ हमारे पास वी ए वी बी सी तीनों वोल्टेजेस हैं, लेकिन अगर हम उसको सिर्फ ए को निकालें, वी ए ऑफ 0, वी ए ऑफ 1, वी ए ऑफ 2, तो उसके साथ ए मल्टीप्लाई हो जाता था और ये उसका इक्वेशन बनता था। तो हम सिर्फ इसको लेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो ए है ये इन्वर्स हो जाएगा इस साइड पे आके, ठीक है। और ए इनवर्स का हमें पता है वो रिलेशन 11.10 इक्वेशन से 1/3 इनटू दिस मैट्रिक्स, तो उसी को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे आई एफ ए जो करंट है उनके तीनों कंपोनेंट्स के लिए हमने यहाँ पे ए इनवर्स लगाया, यहाँ पे ए इनवर्स आ गया और उसका जो बाकी करंट्स हैं उसके साथ रिलेशन आ गई। तो बाकी चूँकि ये बी आई एफ बी आई एफ सी दोनों ज़ीरो है, सिर्फ आई एफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है, इन परफॉर्मिंग द मल्टीप्लिकेशन यील्ड्स आई एफ ए of 0 is equal to I f b a of 1 and is equal to I f a of 2 is equal to this I f a divided by 1/3, यानी divided by 3। तो इक्वेशन 12.10 हमारे पास आ जाएगी। Substituting IF0 for IFA of 1 and IFA of 2 shows that IFA is equal to 3 IFB
ए ऑफ 0। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो वी विल गेट 3 यहाँ पे आ जाएगा। 3 आई एफ ए ऑफ 0 इज इक्वल टू आई एफ ए जो टोटल करंट है फेज ए का आफ्टर फॉल्ट अकरेंस ऑफ फॉल्ट, उसके बाद इसकी रिलेशन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी विद द जीरो सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ ग्राउंड इन्वॉल्व है इस वजह से जीरो सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन है 3 टाइम्स ग्रेटर। एंड फ्रॉम इक्वेशन 12.7, इस इक्वेशन से जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं तीनों इक्वेशंस के पॉजिटिव सीक्वेंस का सिर्फ के साथ वोल्टेज है, बाकियों के साथ नहीं है। वी ऑब्टेन वी के ए ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस वन, यानी यही रिलेशन है Vk of 1 or Vk of 2. Summing these equations and noting that Vka is equal to 3 ZF IFA of 0 gives, यानी अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने जीरो सीक्वेंस के साथ अभी कर रहे हैं सर सब कुछ, तो हमने इसको रिलेट करना है। Vk of A क्या चीज़ है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स। वोल्टेज एट बस के फेज ए का वोल्टेज है इज इक्वल टू वी एफ, पॉजिटिव सीक्वेंस का रिलेशन ये है, वी एफ माइनस जेड के एफ 0 माइनस फिर जेड के एफ 1 है, फिर माइनस जेड के एफ 2 है, चूंकि माइनस कॉमन लिया तो इस वजह से तीनों प्लस हो जाएंगे, और आई एफ ए ऑफ 0 यू कैन सी फ्रॉम हेयर सबके साथ है तो इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसी रिलेशन का अगला पार्ट जो है वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब हमने निकालना है, वी आर इंटरेस्टेड हेयर इन दिस पार्ट। सो आई एफ ए ऑफ 0 इसके साथ भी है इस साइड पे, इसके साथ भी है, तो हम इक्वल टर्म को यहाँ पे 3ZF जो है वो भी आ जाएगा, तो फिर आई एफ ए ऑफ 0 को कॉमन लेंगे तो एंड रिलेशन हमारे पास solving for IFA of 0 and combining the result with equation 12.10, इसके साथ क्या करना है, combining the result with the equation 12.10 we obtain IFA of 0, 1 and 2 is equal to VF, यानी ये वाला VF आ गया यहाँ पे, divide by all these 4 impedances, 3 impedances components sequence components के है, और चौथा जो impedance है that is 3 times multiplied with the fault impedance. This is equation 12.12 जो कि बहुत ही important relation है for single line to ground fault, और ये हमें required था, और इसका अब हम circuit diagram बनाएंगे using Thevenin circuit. Equations 12.12, this equation previous slide पे जो हमने derive किया are the fault current equations particular to the single line to ground fault through impedance ZF, and they are used with the symmetrical component relations to determine all the voltages and currents at the fault point P. If the Thevenin equivalent circuits of the 3 sequence networks of the system are connected in series as shown in figure 12.8, next slide. 12.8 ये फिगर है, connections of the Thevenin equivalents of the sequence networks to simulate a single line to ground fault on phase A at bus K of the system. तो you can see अब इस रिलेशन को देखते हुए हम सर्किट कैसे बनाएंगे। तीनों जो करंट है हमारे पास, दिस इज आई एफ ए एफ 1, आई एफ ए एफ 2, आई एफ ए एफ 0, तीनों सीक्वेंस के कंपोनेंट है। वी एफ चूँकि पॉजिटिव सीक्वेंस के साथ है, दिस इज पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है, तो उसके साथ वी एफ आ जाएगा। फिर इसका अपना इम्पिडेंस भी आ रहा है यहाँ पे, फिर इसको चलते चलते यहाँ पे हमारे पास चूँकि जीरो सीक्वेंस के ऊपर ग्राउंड फॉल्ट आई हुई, तो यहाँ पे जो ग्राउंड जो इम्पिडेंस है, फॉल्ट इम्पिडेंस 3 टाइम्स जो रिलेशन से यहाँ पे आ रहा है, तो आप देख रहे हैं ये चारों जो इम्पिडेंसेस हैं ये सीरीज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। दिस वन इज इन सीरीज विद दिस वन, अगेन हेयर इज इन सीरीज विद दिस वन, एंड दिस इज हेयर कम्स वोल्टेज सोर्स एंड देन सीरीज विद दिस वन। सो यू कैन सी VK ऑफ 1, VKA ऑफ 2 और VKA ऑफ 0 जो वोल्टेज है वो इनके दरमियान है। तो हम इजीली जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमने ऊपर वाली इक्वेशन से बनाया, इस इक्वेशन को इजीली रिमेंबर करने के लिए। इस सर्किट को अगर जहन में आ जाए तो आप डायरेक्टली इसका रिलेशन जो है आप करंट का निकाल सकते हैं।
ये करंट जो फ्लो करेगी यहाँ पे तीनों करंट सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ फेज ए करंट ड्यूरिंग फॉल्ट, तो इक्वल हो जाएंगे इस ऊपर वाले रिलेशन के साथ। We see that the currents and voltages resulting therefrom satisfy the above equations। यानी जो सर्किट में अभी थेवेनिन सर्किट से हमने सर्किट के अंदर सर्किट को बनाया हमने इक्वेशन से, तो सेटिस्फाई द अबव इक्वेशंस, यानी सर्किट जो है वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं फॉर द थेवेनिन इम्पीडेंसेस लुकिंग इनटू द 3 सीक्वेंस नेटवर्क्स एट फॉल्ट बस के are then in series with the fault impedance 3ZF and the pre-fault voltage source VF, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया VF के साथ सीरीज में है, और इस तरह तीनों वोल्टेजेस के जो इम्पीडेंसेस है उसके साथ भी सीरीज में है ये 3ZF। With the equivalent circuit so connected, the voltage across each sequence network is the corresponding symmetrical component of the voltage VKA at the faulted bus K। जो मैंने आपको शो किया VKA of 1, VKA of 2, VKA of 0 कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड था, तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के टर्म में हमने फेज ए वोल्टेज जो है एट बस K के ऊपर उसको components में represent किया। And the current injected into each sequence network at bus K is the negative of the corresponding sequence current in the fault। The series connection of the Thevenin equivalents of the sequence network is shown in figure 12.8 is a convenient means of remembering the equations for the solution of the single line to ground fault। For all the necessary equations for the fault point can be determined from the sequence network connection। Once the currents IFA, एक दफ़ा हमें IFA of 1, IFA of 0, IFA of 2 are known, the components voltages at all other buses of the system can be determined from the bus impedance matrices of the sequence networks according to equation 12.6। This is equation 12.6। एक दफ़ा हमें इन करंट्स का पता चल गया IA of 0, IA of 1, IA of 2, तो इम्पिडेंसेस ऑलरेडी हमारे पास नोन होते हैं, तो देन वी कैन इजीली फाइंड दीज वोल्टेजेस बाय यूजिंग द इम्पिडेंस मैट्रिसेस। तो इसके ऊपर एग्जांपल है, एग्जांपल 12.2 कल वाले लेक्चर के साथ 12.1 रिलेटेड था, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो इम्पिडेंस मैट्रिसेस हैं जो हमने पढ़ा नहीं है चैप्टर 8 को, इस वजह से हम एग्जांपल्स को स्किप कर रहे हैं इन स्पेसिफाइड टॉपिक्स के साथ। So this was all about today's topic. Thank you very much for listening to this session.